देखिए अगला चैप्टर है तुम्हारा वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए वन पहले तुमने जो है कक्षा 9th में और इसके पहले भी पढ़े होंगे वनों के विषय में। आगे समझ में तो वनों के विषय में पढ़ा हुआ कि वन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो वनों के प्रकार जो है पहले बताए होंगे तुमको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और मरुस्थलीय झाड़ियाँ यानी झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वन, और बताया होगा सुंदरवन। इस प्रकार से एक ज्वारीय वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन और तुम्हारे जो है मरुस्थलीय वन और पर्वतीय वन। इस प्रकार से वनों को बांटा गया है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो है तुम्हारे वनों को आरक्षित, रक्षित और यानी सामुदायिक वनों के रूप में लिया गया है। तो इसमें जो है वनों को पहले तो सुन ले भाई, क्योंकि आ जाता है प्रश्नों में इसके विषय में कि महोगनी या अन्य वृक्ष किस प्रजाति के वृक्ष हैं, कौन से वन हैं ये। तो अब जो है पहले तो सुन लें कि भारत में पहले जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये वन 60 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। आगे समझिए, 60 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं महोगनी, आबनूस और तुम्हारा सिनकोना है, ताड़ है, नारियल है और तुम्हारे जो है चीड़ है। चीड़ और देवदार तो दूसरी जगह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वन पाए जाते हैं, महोगनी, आबनूस, सिनकोना, ताड़, नारियल आदि। बांस भी पाया जाता है, बेंत के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये जो है कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? तुम्हारा असम है, आगे समझ में, और कर्नाटक है, तुम्हारा पश्चिम बंगाल है और ये तुम्हारा उड़ीसा है और जो तमिलनाडु है। इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। केरल, कर्नाटक, यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा की अधिकता के कारण जो है क्या होता है, यहाँ ये वन पाए जाते हैं। ये वन सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन के नाम से जाने। सदाबहार, सदा माने हमेशा, बहार माने हरे भरे रहने वाले। तो इस प्रकार से दूसरा वन है तुम्हारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती माने होता है, पर्ण माने होते पत्ते और गिरने वाले यानी पत्ते झड़ने वाले वृक्ष होते हैं। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से कम होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों की क्या होता है, ये वन जो है अधिकांशतः भारत के सब भागों में पाए जाते हैं। जितने भी भारत के प्रदेश हैं, सब प्रदेशों में अधिकांशतः पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो और क्या होता है, ये लंबे ग्रीष्मावकाश के कारण अपनी पत्तियां क्या होती हैं? गिरा देती हैं। अपने यहाँ तुम जानते हो 4 महीने जो है गर्मी के मौसम के होते हैं और अच्छी गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण क्या होता है, ये जो है जो उसके पुराने पत्ते हो जाते हैं वो गर्मी को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो तुम जानते हो ये वृक्ष जो है बसंत ऋतु से ही अपने पत्ते जो है गिराना शुरू कर देते हैं और उनमें नई नई कोपलें आ जाती हैं। और नई नई कोपलों के साथ गर्मियों में बिल्कुल जो है नए नए पत्तों से ढक जाते हैं। क्योंकि नए पत्तों में क्या होती है? पानी की मात्रा अधिक होती है, वो गर्मी को सहन करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जो है
ये पर्णपाती क्यों कहा गया है? लंबे ग्रीष्मावकाश के कारण ये अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष, जितने भी तुम्हारे वृक्ष हैं आसपास, तुम देखते हो नीम है, महुआ है, जामुन है, आम है, ये सारे वृक्ष हैं, बरगद है, चंदन है, ये सारे वृक्ष जो है गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इन वनों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा एक कटीले वन तथा झाड़ियाँ। कटीले वन तथा झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। आगे समझ में, यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ ये वन पाए जाते हैं, यहाँ वर्षा की कमी होती है। वर्षा की कमी और रेत की अधिकता के कारण ये वन वहाँ पाए जाते हैं। इनमें जो क्या होता है, इन वनों की विशेषता होती है कि इन वनों के जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती हैं, मूसलाधार, और जमीन से अधिक गहराई तक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तुमने देखा होगा इनमें पाए जाने वाले वृक्ष क्या हैं? महोगनी, वो महोगनी का नाम आ गया तुम्हारा, अरे नांगफनी है, बबूल है, कीकर है, बेर है जिसको बेरी का वृक्ष कहते हैं, और तुम्हारा खजूर है, कैक्टस है। ये वृक्ष यहाँ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें जमीन के अधिक गहराई तक जाती हैं और वहाँ से ये अपना भोजन ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तुम जानते हो, तुम्हारा जो है राजस्थान है, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, जैसे कुछ क्षेत्र गुजरात का है, कुछ हरियाणा का है, और कुछ तुम्हारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वन हो गए कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इसके बाद तुम्हारा अगला वन है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन क्या है? ये तुमने कक्षा 9th में शायद पढ़े होंगे। आगे समझ में, तो ज्वारीय वन क्या है? ज्वारीय वन कहलाते हैं, इनको सुंदरवन के नाम से भी जानते हैं। ज्वारीय वनों को किस वन से के नाम से जानते हैं? सुंदरवन के नाम से। क्यों? क्योंकि जो है ये एक बात होती है, सुंदरवन के डेल्टा में अधिक मिलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ होता है? विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ है? गंगा के किनारे, पश्चिम बंगाल। तो ये सुंदरवन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सुंदरवन कहा जाता है। और एक बात और है कि इनको जो सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें एक वृक्ष होता है सुंदरी, वह बहुतायत रूप में पाया जाता है, इसके लिए इसको सुंदरवन के नाम से जानते हैं। इन वनों में क्या होता है? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ अपना ज्वार बनाती हैं, जहाँ ज्वार भाटा आते हैं। तो नदियों के ज्वार भाटा कहाँ आता है? समुद्र के किनारे। तुमने ज्वार भाटा के विषय में पढ़ा होगा। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, पढ़ा है? किसे कहते हैं ज्वार? समुद्र के पानी के ऊपर चढ़ने को ज्वार और नीचे उतरने को भाटा, ये ज्वार भाटा। तो वहाँ वहाँ जो है नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, इनको डेल्टाई वन के नाम से भी जानते हैं। जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं वहीं ज्वार आते हैं। कहाँ बनाती हैं? समुद्र के किनारे। तो डेल्टा के विषय में भी पढ़ा होगा, आ जाता है डेल्टा किसे कहते हैं। आगे समझ में, नदी डेल्टा अपनी अंतिम अवस्था में बनाती है जब नदी समुद्र में गिरने लगती है। तो गिरने से पहले जो कुछ भी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जो कुछ भी अपने साथ बहा कर ले जाती है, वह क्या होती है? समुद्र के किनारे जाकर के जमा कर देती है त्रिभुजाकार आकृति में। उसे हम डेल्टा कहते हैं। वहीं ये वन पाएगा, इसलिए इनको डेल्टाई वन के नाम से भी जानते हैं। अब तुम जानते हो ये वन कहाँ पाए जाएंगे? जितनी भी नदियाँ हैं सब नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा गंगा नदी के डेल्टा में पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। आगे समझ में, पश्चिमी बंगाल है, तुम्हारा बिहार है, उड़ीसा है, और तुम्हारा जो है तमिलनाडु है। इन वनों जैसे दामोदर नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, ये सब अपना डेल्टा बनाती हैं, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। तो इन वनों को जो है किस वनों के नाम से जानते हैं? ज्वारीय वन के रूप से। इसमें एक सुंदरी वृक्ष होता है, सुंदर वृक्ष की अवस्था से इसको सुंदरवन भी का डेल्टा भी कहते हैं। अब ये है, ये वन जो है इनमें पाए जाने वाले वृक्ष क्या है? पाए जाने वाले वृक्ष क्यों कौन कौन से हैं? तुम्हारा जो है
चंदन है, और तुम्हारे गरम मसाले के हैं, ये वन जो है, ये वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है एक वन और है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में पर्वत होते हैं। जैसे अपना उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ा होगा कक्षा 9th में, तो वो जो है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ऊंचाई के अनुसार ये वन पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे भाग में तुम जानते हो टुंड्रा टैगा सदृश वनस्पति मिलती है। जैसे तुम्हारा क्या है, घास है, मांस है, काई है, लिचेन है, ये वन पाए जाते हैं। रंग बिरंगे फूल के पौधे मिलते हैं। इसके बाद उसके नीचे आ जाएं तो तुम्हारे शंकुआकार वृक्ष मिलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या है, देवदार है, आगे समझ, चीड़ है, फर है, ये जो है वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद उससे नीचे आ जाइए तो सबसे नीचे वाले भाग में कौन से वृक्ष मिलते हैं, तुम्हारे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पत्ते गिराने वाले वन मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है ये तुम्हारी वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन इसमें जो है इस चैप्टर में तुम्हारे वनों को यानी वन नीति के अनुसार बांटा गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, उसके तहत जो है इनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। वो श्रेणी क्या है, पहला है आरक्षित वन। आगे समझ, आरक्षित वन सुन लें। आरक्षित वन देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आगे समझे, ये वन सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। और कहाँ पर होते हैं आरक्षित वन? ये किसकी, राजीव वाली है क्या? लाओ इसको, अरे इसको सही कर दो। तो क्या होता है आरक्षित वन, ये जो है केंद्र सरकार के अंडर में रहते हैं। इस पर जो है केंद्र सरकार का दबदबा रहता है। केंद्र सरकार इस पर क्या करती है, अपना प्रतिबंध रखती है। और प्रतिबंध ऐसा रखती है कि इस पर जो है कोई भी व्यक्ति इनके काटने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। केवल विभागीय व्यक्ति ही इसको काट सकते हैं। और जो अन्य व्यक्ति जैसे जाते हैं, पशुचारण है, इस पर जो है पूरी तरीका से प्रतिबंधित होता है। इसमें जो है जीव जंतुओं को आरक्षण मिलता है। जो वन्य जीव प्राणी हैं वो इन वनों में रहते हैं। दूसरा वन है तुम्हारा आरक्षित वन के बाद आ जाता है रक्षित वन। इन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी तुम जानते हो ये जो है रहते हैं तुम्हारे राज्य सरकारों के अंडर में। राज्य सरकार इनका क्या करती है, प्रतिबंध रखती है इन पर, जो है अपना विभाग के अनुसार से काम करती है। पूरे जो विभागीय कर्मचारी होते हैं वहाँ लगा देते हैं, तो उनको काटने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। इसके बाद होता है अवर्गीकृत वन। इनमें सबका अधिकार होता है। कहने का से इन पर जो है पशुचारण या अन्य चीज़ों के लिए प्रतिबंधित नहीं होते हैं। तो इसमें है अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। इन पर जो है तुम जानते हो जानवर चराने के लिए भी व्यक्ति जाते हैं, क्योंकि ये जो है जहाँ भी बंजर जमीन पड़ी होती है वहाँ ये उगाते हैं। उगाने से क्या होता है, ये वन का रूप धारण कर लेते हैं और वहाँ जो है पशुचारण भी होता है, लोग लकड़ी भी काटते हैं। वैसे इन पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इतना प्रतिबंध इन पर नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से रक्षित, पहला है आरक्षित, फिर है रक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। तो इस प्रकार से ये वनों को 3 भागों में बांटा गया। अब है तुम्हारा वन्य जीव प्राणी। देखिए भारत में जो जीव जंतु हैं, ये जीव जंतु धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज तुम देख रहे हो जंगलों को बड़ी संख्या में काटा जाता है। और जब जंगलों को काटा जाता है तो क्या होता है, जो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, भागने लगते हैं।
जैसे तुम्हारा हिरण है और तुम्हारा जो है बारहसिंगे हैं, तुम्हारे चीता है, शेर है, और अन्य जो है तुम जानते हो अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, गिद्ध है, बाज है, तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सफ़ेद बतख है, बगला है। ये जो है क्या होता है, ये भी जंगलों में रहते हैं और रहते कि हाँ जब उनके अनुकूल जलवायु नहीं होती है तो वो क्या होता है, वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तुमने देखा होगा पहले जो है अपने यहाँ गिद्ध बहुत दिखाई देते थे, जानवर खत्म हुआ उसको डाला और कि उसका कंकाल जो है पूरा कौन खा जाते थे, गिद्ध खा जाते थे। आज तुम देखते हो कंकाल ऐसे ही पड़े रहते हैं, गिद्ध भी चले गए और तुम देखते हो धीरे धीरे कौवों का विलोपन भी हो रहा है। आज तो पहले जो है बड़े सुबह मकान पर जो है बड़ी सुबह सूर्य नहीं उग पाता था और कौवे जो है दस्तक देने लगते थे घर पर, काँव 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 करके आ जाते थे, तो लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गया है। लेकिन आज क्या, आज तुम देख रहे हो कौवे भी दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से जब उनके अनुकूल जलवायु नहीं रहती है और जलवायु ना होने के कारण क्या होता है, वो जो है यहाँ से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, जहाँ उनके अनुकूल जलवायु होती है वहाँ रहने लगते हैं। कभी तुमने पढ़ा होगा कि साइबेरिया में क्या होता, शीत ऋतु आते ही साइबेरिया के पक्षी भारत की ओर पलायन कर जाते, पढ़ा होगा। तो साइबेरिया में शीत ऋतु बहुत कठोर होती है। साइबेरिया कहाँ है, टैगा प्रदेश में पड़ता है। और टुंड्रा और टैगा प्रदेश कैसे प्रदेश हैं, बिल्कुल ठंडे प्रदेश हैं। और जब वो ठंडे प्रदेश हैं तो इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ जो है ये हिमाच्छादित हो जाते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं। टैगा प्रदेश में तो समझे कि 3 महीने के समथिंग बर्फ जमती है, और टुंड्रा में तो 6 महीने, क्या 9 महीने बर्फ जमती है। टुंड्रा सबसे ऊपर है उत्तर में, उसके नीचे टैगा है। तो टैगा प्रदेश में क्या होता है, जब वहाँ गहन शीत ऋतु पड़ती है तो भारत में उन दिनों क्या होता है, शीत ऋतु हल्की होती है। कभी कभी तुमने पढ़ा भी होगा कि यदि हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, पढ़ा है नहीं पढ़ा, बताइए क्या प्रभाव पड़ता। अगर हिमालय नहीं होता, जो हम और आप 3 किलो की रजाई में काम कर लेते हैं वो नहीं कर पाते। सीधे उत्तर भारत से हवाएं, उत्तर दिशा से हवाएं जो हमारे देश में आ जाती हैं और देश जो है हिमाच्छादित हो जाता, बर्फ जमती। यहाँ तक कि तुमने सुना होगा उत्तरकाशी है, चमोली है, पौड़ी है, अल्मोड़ा है, गढ़वाल है, नैनीताल है, ये क्या होता है, ये बर्फ से ढके रहते हैं, वहाँ बर्फ जमती है। वहाँ जो है गर्मियों का जो सर्दियों की जो छुट्टी होती है लंबी होती है। क्यों होती है कि सर्दियों में तो वहाँ टीचर बाट पढ़ाने भी नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो बर्फ जमती है, बर्फ जमने से क्या होता है, वहाँ के जो पक्षी होते हैं अपने यहाँ हल्की ठंडक पड़ती है तो वहाँ के पक्षी यहाँ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों का क्या होता है, पलायन होता रहता है। और वृक्षों को काटने से क्या होता है, पशु भाग जाते हैं, लुप्त प्राय हो जाते हैं। तो इस प्रकार पशुओं की जो है 47,000 क्या 70,000 प्रजातियां हैं, जो 47,000 अपने भारत में। तो देखिए अब इनमें जो है इनको कितने भागों में बांटा गया है भारत में, वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसमें जो है जातियों को, एक है सामान्य जातियां, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा है सुवेद जातियां, चौथा है दुर्लभ जातियां और अगला है स्थानिक जातियां, लुप्त प्राय जातियां। इतने भागों में इनको बांट दिया गया है। अब सुन लें भाई, सामान्य जातियां क्या है, ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। ये जो है तुम्हारी सामान्य जातियां हैं। इसके बाद तुम्हारा आता है संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, लुप्त प्राय हो रही हैं। क्यों लुप्त प्राय हो रही हैं, क्योंकि तुम जानते हो उनके अनुकूल जलवायु नहीं मिल पाती।
आज तुम जानते हो व्यक्तियों को क्या होता है, मछली खाना थोड़ी होती है और उसमें जो है जल में क्या डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। तो अब बहुत आयत मछली मर जाती हैं। वो तेल जानते हो हानिकारक होता है, जहाँ भी पहुँचता है जल में वहाँ तक उसके जो है और अंश उसका पहुँच जाता है, तो वो पूरे जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, जिसका असर जो है क्या होता है, हम और आप सब पर पड़ जाता है। तो इस प्रकार ये लुप्त संकटग्रस्त जातियाँ हैं, ये वह जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों को जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरण है, आज तुम देख रहे हो काला हिरण दिखाई नहीं देता है। मगरमच्छ है, ये भी दिखाई नहीं देते, बड़ी बड़ी नदियों में दिखाई देते, छोटी नदियों में कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि आज जो हो उनके अनुकूल जलवायु नहीं है, उनके अनुकूल पानी नहीं है। नदियां जो है तुम जानते हो बिल्कुल सूख जाती हैं, क्योंकि उतनी वर्षा नहीं हो रही। वर्षा नहीं हो रही तो उनके अनुकूल जब वर्षा नहीं है तो क्या रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर है, पूंछ वाला बंदर है और तुम्हारा संगाई इत्यादि, जिसको मणिपुरी हिरण कहते हैं। ये जो है क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिनके ऊपर संकट गहरा रहा है, जिनके लुप्त होने का खतरा है। नंबर अगला है तुम्हारी सुवेद्य जातियां। सुवेद्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, ये संकटग्रस्त जातियां, ये क्या होगा कि आगे जाकर के इनके ऊपर ये एक संकट आ गया है, संकट पैदा हो गया है कि ये एक लुप्त प्राय हो रही है। जैसे कौन है, नीली भेड़ है, ये संकटग्रस्त हो रही है, सुवेद्य जाति है। नंबर अगला है तुम्हारा एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली इत्यादि जो है ये क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इसके बाद अगला है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ माने होता कम मिलना। दुर्लभ माने क्या होता, मुश्किल से किसी चीज की प्राप्ति होना दुर्लभ कहलाता है। तो ये बड़े मुश्किल से मिलती हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद्य है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो संकट जातियां की श्रेणी में आ जाती हैं। फिर है स्थानिक जातियां। स्थानिक माने होता है स्थानीय विशेष में पाई जाने वाली, जो अपने यहाँ या अन्य जगह। तो इस प्रकार से प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, चील कहते हैं उसको। हाँ, नंबर अगला है तुम्हारा, इसमें है निकोबारी कबूतर। ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। चील जो है अंडमान में पाई जाती है। इसके बाद है जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण हैं। ये हैं तुम्हारी स्थानिक जातियाँ जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं। अगला है तुम्हारा लुप्त प्राय जातियाँ। लुप्त प्राय जो दिखाई ही नहीं देती, बहुत कम, कभी कभार। जैसे तुम्हारा तुम जानते हो शेर है, ये कभी कभी दिखाई देता है। ये वह जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। जहाँ ये रहने की इनकी जगह है वहाँ जो है, जो जंगली विभाग के जो कर्मचारी हैं वहाँ वो गए कि यहाँ जो है शेर का निवास है, वो दिखाई नहीं देता, कहाँ गया। जितनी बार भी देखा वहाँ दिखाई नहीं दिया, तो ऐसा समझ में आया कि ये खत्म ही हो गया, मर गया है। पाई गई है ये उपजातियाँ स्थानीय प्रदेश, क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। जैसे उपजातियों, ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता या गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख ये दिखाई नहीं देती हैं, इनको हम कहते हैं लुप्त प्राय। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा चैप्टर है इतना। तो इस प्रकार उसको कितने भागों में बांटा गया वनों को? 3 भागों में, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत।
आरक्षित में किसका प्रतिबंध रहता है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार उसका प्रतिबंध करती है, उस पर क्या करती है? बाउंडेशन लगाती है, उस पर जो है काटने पर पूरी तरीका से प्रतिबंधित होता है, उस पर कोई जा नहीं सकता। इसके बाद है तुम्हारा रक्षित वन, इनमें जो है राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार भी इस पर प्रतिबंध रखती है, अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है तैनात कर देती है, वो उनकी देखभाल करते रहते हैं। इसके बाद अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन ही है, ये है कहीं भी हो सकते हैं। जैसे तुम्हारी बंजर जमीन पड़ी हुई है, वहाँ वृक्ष उगाते हैं, वो अवर्गीकृत श्रेणी में आते हैं, उनको सबको यूज करता है, और उनमें चराने और उनको यूज करने में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता। इसी प्रकार प्रजातियों के विषय में है। प्रजातियां कितने भागों में बांटी गई हैं? 4-5 भागों में है। एक है तुम्हारी कौन कौन सी बताई थी? एक पहली थी सामान्य, दूसरी थी संकटग्रस्त, तीसरी थी सुवैध, और चौथी थी दुर्लभ, और पांचवी थी स्थानिक, और छठवीं थी लुप्त प्राणी। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा और आ जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू। तो इस प्रकार से कितना हो गया समय? कर दो।